चुकी है। जहां तक वसुंधरा जी का सवाल है, देखिए ये वैसे तो क्या होता है कि इन जो भी बड़े बड़े राजनेता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी व्यक्तिगत कुंडली को सार्वजनिक रूप से विवेचना करना ज्योतिष शास्त्र में निषेध है। इसलिए मैं उनकी कुंडली पर तो कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ग्रह योगों की दृष्टि से इसमें कोई संदेह नहीं कि उन पर भगवती की कृपा है। वैसे तो भगवती की तो सभी पर कृपा है और उन पर भी कृपा विशेष रूप से है, और जनता ही भगवती के रूप में होती है। जब जनता की कृपा होती है, भगवती की कृपा होती है, तो जनता की कृपा होती है। लेकिन इतना जरूर है कि उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जो उनकी पहले थी। कुछ ग्रह की स्थिति जरूर थोड़ी कमजोर रहेगी, इसलिए वो स्थिति नहीं हो सकती है जो पहले थी। वो उनको दरकिनार जरूर नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान के जाना तो एक अच्छे और सद्भाव वाले व्यक्ति के लक्षण है जी। वो तो है, पर उन पर वो चीज नहीं है जो पहले थी। बिल्कुल वो बात नहीं है जो पहले थी अंकुर। और ऐसे में अनुभव शर्मा जी का रुख करेंगे। अनुभव जी, क्या कुछ कहती है वसुंधरा राजे की कुंडली? क्या इन दर्शनों का लाभ इस बार मिल पाएगा? सत्ता पर काबिज हो पाएंगी? जी बिल्कुल, जैसा हमारे ज्योतिष विद्वानों ने सबकी कुंडली का विश्लेषण करके बता दिया, पूर्ण रूप से बता दिया है कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसके क्या योग चल रहे हैं वो चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दो और व्यक्ति विशेष हैं जिनकी कुंडली के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और वो दो व्यक्ति भी बहुत प्रमुख हैं, क्योंकि उसमें प्रमुख हैं जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, और जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं डोटासरा जी। तो मैं इन दोनों की कुंडली के भी विवेचन करूंगा और इनको भी हमारे दर्शकों के बारे में बताना चाहूंगा। जो हमारे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, जो भाजपा प्रमुख है इस समय राजस्थान में, इनकी कुंडली में यानी गोचर कुंडली में 25 नवंबर को षष्ठम भाव में सूर्य, मंगल और बुध बैठ गए हैं, और भाग्य स्थान में शनि, दशम स्थान में राहु और एकादश स्थान में चंद्र गुरु का गज केसरी योग इसमें बन रहा है। तो ये जो संयोग है ये बहुत ही शुभ है। तो इसका फायदा जो है वो पार्टी को मिल सकता है। कहते हैं ना, किसी के ग्रह गोचर किसी के काम आ जाए, तो इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। और इस समय वो राजस्थान में इनको लेकर के आए हैं कुछ महीने पहले, तो कुछ सोच समझ कर लेके आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े खास हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की। इनकी जो कुंडली है इस समय पे इनकी गोचर कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है। इस कारण से इनकी पार्टी की थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और कांग्रेस के जो परिणाम हैं वो थोड़े उल्टे नजर आ सकते हैं। हालांकि जो मतदान जिस दिन था 25 नवंबर को, उस दिन जो चंद्रमा था वो उनके पराक्रम स्थान में बैठकर पराक्रम की वृद्धि कर रहा था, तो वो अपनी सीट से तो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस जीत रही है इसका वो दायित्व नहीं ले सकते। तो ये जो दो प्रमुख व्यक्ति थे सीपी जोशी जी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी से भी जो परिणाम निकल कर आ रहा है, तो इन दोनों का जिक्र करना भी जरूरी था और आगे हम चर्चा में इन दोनों का जिक्र भी डिटेल में करेंगे। ऐसे में अंकुर यहाँ पर एक शब्द निकलकर सामने आया, गज केसरी योग। डॉक्टर अंकित त्यागी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंकित त्यागी, गज केसरी योग माना जाता है, राजयोग का योग इसे माना जाता है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। और राजस्थान के किन नेताओं की कुंडली में योग इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे राजयोग ज्योतिष के अंदर बनते हैं जी, और बिल्कुल सही विवेचना करी अभी भाई साहब ने, और सभी विद्वान अपनी अपनी विवेचना कर रहे हैं। लेकिन एक विशेष योग, अगर आपने योगों की बात की, तो नीच भंग राजयोग जो वसुंधरा राजे जी की कुंडली में नजर आता है, जिनकी हम चर्चा अभी कर रहे थे विशेष रूप से। बुध कर्क लगन की इनकी कुंडली में तीसरे और 12वें घर का स्वामी होने से अकारक ग्रह है, और नीच का होकर भाग्य स्थान में यानी नवम भाव में बैठा हुआ है, और दशम भाव के स्वामी मंगल से युति भी बना रहा है। ऐसे में बुध का जो राशिपति गुरु दशम भाव में होने से शानदार नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है, और यही राजयोग इनको राजस्थान का राज दिला सकता है। वो मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी वो तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन एक शानदार जीत मुझे मिलती नजर आ रही है, और राजे जी के नेतृत्व में भाजपा को काफी फायदा होगा जी। बिल्कुल, राजे जी के नेतृत्व में अंकित त्यागी जी का कहना है भाजपा को फायदा होगा। गिरीश पारिक जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या लगता है, क्या वाकई में इस बार राजे सत्ता पर काबिज होंगी? देखिए, इससे पहले कि मेरे जो पूर्व विद्वान जो वरिष्ठ जितने भी ज्योतिषाचार्य उन्होंने बताया, गज केसरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि गज बोलते हैं हाथी को और केसरी बोलते हैं सिंह को।
तो इसका मतलब कि जब सिंह और हाथी की ताकत मिल जाए तो गज केसरी का निर्माण होता है, और वो निर्माण जो माननीय गहलोत जी हैं इनकी कुंडली के अंदर है। लेकिन दूसरी ओर आपको जब भी कोई निर्णय देना होता है तो आपको कंपेयर करना होता है। अगर मैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कुंडली देखता हूं तो वहां पे भी विशेष योग है, इतना बढ़िया सूर्य बुधादित्य योग है उनके 11वें घर में। उनकी वाणी कौशल के बारे में तो सभी जानते हैं और अभिभूत भी होते हैं सारी जनता। साथ ही साथ उनका जो शशि होम योग है, जो चंद्रमा जो नीच के हैं, लेकिन यहाँ पे नीच के चंद्रमा अच्छे माने गए हैं क्योंकि मंगल के साथ में है, और गुरु वहां पे भी चतुर्थ भाव के अंदर कुंभ के हैं। और आप जानते हैं कि जब कुंभ के अंदर जब गुरु आते हैं तभी कुंभ होता है। तो मेरा ये मानना है कि गहलोत जी की कुंडली में चतुर्थ भाव का जो शनि है वो आंतरिक विरोध दिखाता है, प्रकट करता है। और हमने देखा है बीच बीच के अंदर जो सचिन जो हैं उनके साथ में खुल करके सारी चीजें हुई हैं। तो ये बगावती जो सुर है उनके साथ में कहीं ना कहीं लगे रहेंगे। तो भीतर घात का अगर मैं चतुर्थ भाव को लेकर देखता हूं तो मेरे को लगता है कि अगर 1% वो बन भी जाते हैं तो वो राज ज्यादा नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल, इस बार भी गिरीश जी आंतरिक कलह कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आंतरिक कलह ये आपने बताया जो कि अशोक गहलोत की कुंडली में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे हम बात कर रहे थे वसुंधरा राजे की, तो इस बार ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस ने भी आरोप लगाया और पार्टी में भी देखने को मिला कि वसुंधरा राजे को भी कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिशें की गई मेन स्ट्रीम में। हाँ, वहीं पे आ रहा हूँ। देखिए क्या है, वसुंधरा जी की जो कुंडली के बारे में अभी मेरे विद्वान ज्योतिषाचार्य ने बताया है उसके बारे में, तो यहाँ पे अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली देखते हैं तो वहां पे गुरु बैठे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि मतज्ञ ना हो, मत ना मिले, लेकिन वहां पे पार्टी की गरिमा गुरु की वजह से आएगी और वहां पे हो सकता है कि कोई दूसरा भी सत्ता को संभाल पाए। ये मैं मानता हूं कि वो उनकी इमेज पहले बढ़िया थी, अब शायद इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन चूंकि वो अनुभवी नेता है, आरएसएस का एक बहुत बड़ा कार्य उनके साथ में है, देवीय कृपा निश्चित रूप से है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस बार हो सकता है बीजेपी एक नए प्रत्याशी को लाके सबको चौंका दे। बिल्कुल गिरीश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश में बैक टू बैक दौरे कर रहे थे, लगातार हमने देखे कि कितनी रैलियां उन्होंने की हैं, तो तमाम वो जो कोशिशें थी, तमाम जो वो प्रयास और मेहनत थी, ये रंग लाने वाली है पीएम। और अंकुर, यहाँ पर एक बात और गौर करने लायक है कि देवीय कृपा तो है, अब कल पता चलेगा जनता ने कितनी कृपा की है, कितने वोट पड़े हैं। और देखिए, अगर हम राजस्थान की राजनीति की अंकुर बात करते हैं तो राजस्थान विधानसभा का जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है। और हमेशा राजस्थान विधानसभा का एक रिवाज देखा गया है कि वहां पर 200 विधायक कभी पूरी तरह से नहीं बैठ पाए। हमेशा जो आंकड़ा है 199 198 पे पहुंचता है, लेकिन 200 विधायक कभी नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी से जानते हैं। विनोद जी देखिए, ये लगातार राजस्थान के अगर इतिहास की बात की जाए तो देखा गया है कि विधानसभा में कभी भी 200 के 200 विधायक जो है वो एक बार एक साथ नहीं बैठ पाए हैं। इस बार की भी बात की जाए, पिछले बार की भी बात की जाए तो 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हो पाए हैं, एक साथ सारे विधायक नहीं हो पाते। इस बार भी 199 सीटों पर ही चुनाव जो है वो हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों राजस्थान की अगर कुंडली राजस्थान की देखा जाए तो राजस्थान की कुंडली में ऐसा क्या दोष है कि सभी विधायक एक साथ नहीं बैठ पाते विधानसभा में? तो राजस्थान की कुंडली में तो कोई दोष नहीं है, पर जो पहले पुरानी विधानसभा थी उसमें तो पूरे 200 विधायक बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे से सारे शासन चला है और अभी भी चला है इसमें भी। लेकिन जहां विधानसभा की बात है, जो नई विधानसभा बनी है, इस नई विधानसभा के बाद ऐसी स्थितियां बनी खासतौर से, और नई विधानसभा में के जो ईशान कोण में स्मशान है और ईशान कोण का स्मशान थोड़ा सा बाधाकारी है, या कारक बाधक दोनों ही है, कारक भी है तो बाधक भी है। और यही कारण है कि कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसे अपशकुन बीच में कोई चीजें हो जाती हैं जिसके कारण से, पर विधानसभा बनी वास्तुशास्त्र के अनुसार है और बहुत अच्छे जो उसके बहुत अच्छी चीजें हैं, इसके कारण से भी कितना ही अच्छा हो जब छोटा मोटा दोष है, क्योंकि विधानसभा वास्तु के अनुसार बनी है, लेकिन आस
पास की तो कोई गारंटी नहीं है। जब उसके पड़ोस में ही ईशान कोण में ही स्मशान है तो वो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत दोस्त तो ये हमेशा ही बना रहेगा, ये अभी नहीं है तो आगे भी बना रहेगा। लेकिन राजस्थान की कुंडली तो बहुत अच्छी है, क्योंकि राजस्थान का गठन वैसे 5 चरणों में हुआ है, लेकिन उसमें जो लास्ट में जो चरण हुआ 10:40 पर वल्लभ भाई पटेल ने जो यहाँ से घोषणा की थी, उस समय की कुंडली इस प्रदेश की बहुत अच्छी है। और मैं तो कहूंगा कि ये हो सकता है कुछ समय बाद ये प्रदेश जैसे भारत दुनिया की बहुत अच्छी इकोनॉमी बनने जा रहा है, वैसे राजस्थान प्रदेश भी इस देश की नामचीन प्रदेशों में से एक बनने जाएगा और बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि राजस्थान जो है विकासशील से विकसित हो और देश में अपना नाम करे, अभी तो विश्व में अपना नाम करे। अनुभव जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान विधानसभा का जब हम जिक्र करते हैं तो 199 विधायक ही वहां पर बैठते हैं, कभी यह आंकड़ा 200 को नहीं छू पाता है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति पर इसका कितना कुछ असर पड़ता है और दूसरा इसका उपाय क्या है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि जो इसका मेन कारण है वो है ईशान कोण में मसान होने का है, शमशान होने का है। तो देखिए, ईशान कोण वास्तु के हिसाब से किसको रिप्रेजेंट करता है? ईशान कोण वो होता है जहां पर देव स्थान होता है। तो देव स्थान जहां पर होता है वहां पर अगर इस प्रकार की अगर नेगेटिविटी का असर होता है तो वो हमेशा ही नकारात्मक उसमें रहता है। और ये एक तरह से मतलब एक संयोग ही है कि कभी भी इतने मतलब सारे के सारे जो विधायक हैं वो कभी एक साथ उसमें नहीं बैठ सके। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो इतिहास रहा है, ये इतिहास आगे भी रहने वाला है। भविष्य में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि सारे विधायक एक साथ नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि उसके लिए कई प्रयास किए गए। और राजस्थान के बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, उनमें से कुछ विद्वान पंडित तो मेरे साथ में ही बैठे हैं, पंडित घनश्याम जी, जिन्होंने इस चीज को लेकर के मतलब काफी चर्चा भी की थी और काफी उसके उपाय भी उन्होंने बताए थे। अगर आप इनसे इस बारे में पूछेंगे तो शायद आपको विस्तृत रूप से बता सकेंगे कि इन्होंने इस चीज को लेकर क्या भविष्यवाणी करी थी। लेकिन वो चीज अभी तक बदली नहीं है, या तो उसके लिए पूरी तरीके से प्रयास किया नहीं गया है, या सरकार इसको महज एक इत्तेफाक मानती है जो इस चीज को इतना लाइटली ले रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस प्रश्न को उठाया है तो सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। भविष्य में किसी की भी सरकार बने, चाहे भाजपा की बने, चाहे कांग्रेस वापस आ जाए, लेकिन ये जो प्रश्न है कि सारे विधायक एक साथ क्यों नहीं बैठ पाते, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, जिसका इनको समाधान आगे चल के करना ही पड़ेगा। और अगर ये नहीं करते हैं तो ऐसी दिक्कत आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी। हम अगले 5 साल बाद भी अगर चुनाव की चर्चा को लेकर के अगर करते रहेंगे तो ये समस्या उस समय भी दोहराई जाएगी। बिल्कुल, और राजस्थान के लिए चिंता की बात हो जाती है जब विधानसभा चुनाव से पहले ही कुछ ऐसी जो घटना है, जो अप्रिय घटना है, वो घट जाती है। और अंकुर देखिए, इस बार भी ऐसा ही हुआ, कुछ समय पहले श्रीकरण गुरमीत सिंह कुन्नर का जो है निधन हो गया और उसके बाद जो है हालात एकदम से बदल गए, वो भी चुनाव से ही कुछ दिन पहले इस तरीके की घटना होना। ठीक है, तो आचार्य जी, घनश्याम जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने इस बारे में पहले भी विश्लेषण किया है, आपने बहुत से उपाय भी बताए हैं। एक बार फिर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या दोष वहां पर वास्तु दोष नजर है, और इसके साथ ही क्या उपाय आपने बताए थे जो कि नहीं किए गए हैं, तो एक बार जरा फिर से बता दीजिए ताकि उस पर ध्यान फिर से जा पाए। हाँ जी, देखिए, नई विधानसभा जब से बनी है तब से प्रॉब्लम रही है, लगभग 25-26 साल से दिक्कत आ रही है। इसमें सबसे बड़ा दोष तो टी का है, जहाँ विधानसभा पूरा टी लगा हुआ है उसके ऊपर। तो हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, वास्तु शास्त्र कहता है कि टी पे कोई भी मकान हो तो उसमें दोष आ जाएगा। दूसरा एक विधान लिखा है कि कहीं भी शमशान की स्थिति हो तो कम से कम 500 मीटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो 500 मीटर तो छोड़ो, वो तो बिल्कुल दीवार के ऊपर ही शमशान नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। नॉर्थ ईस्ट भगवान श्री गुरुदेव जुपिटर का स्थान होता है, भगवान शंकर का स्थान होता है, इसलिए उसमें अंदर भी वास्तु का दोष है। विधानसभा के अंदर भी पहले मैंने बताया था, 18 में बताया था, 19 में बताया था, कई बार डिबेट भी लाइव भी चला था जी। तो निश्चित रूपेण ये मानिए, अगर इसको आपको सही नहीं करवाया वास्तु का, हवनादि यज्ञ और अनुष्ठान किया जाएगा, सतचंडी सहस्त्र चंडी का अनुष्ठान मैंने बताया था, निश्चित रूपेण ऊपरी बाधाओं का असर आ रहा है इसके ऊपर। आप अगर इसको सही कराते हैं तो सपाद लक्ष्य जप करके सतचंडी का अनुष्ठान करा के समस्त शक्तियों को हरिद्वार या गया जी में भेज दीजिए, वहाँ शांति हो जाएगी। ये निश्चित मैं कह सकता हूँ, करवा के दिखा देंगे। सरकार ध्यान दे तो गारंटी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
199 पे रह गया। अभी मैं पहले डिबेट में भी कह रहा था कि 200 नहीं बैठेंगे। फिर मैंने 2020 तक भविष्यवाणी की थी कि 3 विधायक जाने वाले हैं। उस समय एक महीने में सब चले गए। जनवरी 2019 तक गए, 2021 तक। तो इस प्रकार से ये दोस्त समाप्त हो सकता है। इसमें अगर वास्तु का हवन यज्ञ कराया जाए, वैदिक शास्त्र में अनेक प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं और शमशान का दोष तो लगा हुआ है। ये निश्चित माना नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे बड़ा दोष है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा दोष है जिस पर लगातार बताया जा रहा है, ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे में हम एक ना एक अपना जो विधायक है वो खो ही देते हैं हर बार चुनाव से पहले। ठीक है, डॉक्टर अंकित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। और जैसे कि हम कैंडिडेट्स को लेकर बात कर रहे थे, उनके भाग्य की, उनकी किस्मत के बारे में हम बात कर रहे थे, उनकी किस्मत में क्या राजयोग है, क्या सितारे इस बार कह रहे हैं, उनको लेकर हम बात कर रहे थे। अगला कैंडिडेट जो हम चुनेंगे, सचिन पायलट, एक बेहद महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो चेहरा राजस्थान का है और कांग्रेस में देखा जाए तो डिप्टी सीएम वो रहे हैं। इस बार क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके अगर इतिहास को उठा के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जदोजहद रही है, बहुत ज़्यादा उठापटक रही है। इस बार अब उनकी किस्मत में क्या नज़र आ रहा है आपको? उनके सितारे अब क्या कहते नज़र आ रहे हैं? क्या जो अब तक जो जदोजहद चल रही है उनकी क्या आगे रहने वाली है या अब उनको थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है? जी बिल्कुल, सचिन पायलट बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है राजस्थान की राजनीति का। और जो जद्दोजहद जो भी रही हैं, जो अवरोध रहे हैं, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में खुलकर सामने आए हैं। कई बार हमने विरोधाभास देखा है। अगर मैं उनकी कुंडली की बात करूं तो इनकी कुंडली में शनि की महादशा और दशमेश शुक्र की अंतरदशा के प्रभाव में है इनकी जो कुंडली है। वहीं जो प्रत्यंतर दशा है वो गुरु की है और राहु की जो दृष्टि है उनके कर्म क्षेत्र के लिए हानिकारक है, बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। नो डाउट कि अपनी सीट ये जीत पाएंगे, लेकिन पार्टी को कामयाबी दिला पाएं वो बहुत मुश्किल लगता है। कुल मिलाकर के अगर सितारों की हम बात करें, जो हम चर्चा सभी कैंडिडेट्स की कर रहे हैं, सभी प्रमुख चेहरों की कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जीत बहुत मुश्किल नजर आती है। आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए इस बार राजस्थान में अपना राज कायम रखना। बिल्कुल, तो इस बार कहीं ना कहीं मुश्किलें अंकुर जो है कांग्रेस के लिए नजर आ रही हैं, लेकिन देखिए वो तो कल पता चलेगा कि आखिर मुश्किलें किसकी खड़ी होती हैं। गिरीश पारिक जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि एक तरफ माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की कुंडली बेहद स्ट्रांग है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुंडली को भी कम नहीं आंका जा सकता। ऐसे में इन दोनों की कुंडली का कंपेरिजन किया जाए तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि गहलोत जी की जो कुंडली है वो अति विशेष कुंडली है। गजकेसरी का निर्माण कुंडली के अंदर है। कुंडली के अंदर सभी ग्रह पराक्रम में, जैसे केतु है, विद्वानों ने बताया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बढ़िया हैं। लेकिन उनके साथ में जैसे महादशा का जो फैक्टर है और 7.5 की जो प्रथम ढैया का फैक्टर है वो विशेष निर्णायक सिद्ध होगा। क्योंकि जैसे हमारे जो पूर्व में हमारे जो विद्वान ज्योतिषाचार्य बता के गए हैं, आदरणीय विनोद जी और बाकी के सारे ज्योतिषाचार्य, उन्होंने बताया ही है कि ये जो पहला ढैया होता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पे एक रुकावट कहीं ना कहीं पे डालता है। मैं ये मान के चलता हूं कि उन्होंने काफी अच्छी योजनाएं बीच में दी हैं और उनका काफी अच्छा इम्पैक्ट है। देखिए, मजे की बात आज भी ये है कि राजस्थान के अंदर अगर अशोक गहलोत जी के बारे में बात की जाए तो पर्सनली किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो गांधी कहलाते हैं, जननायक कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लोकप्रिय हैं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन दूसरी ओर इसीलिए बीजेपी ने जो एक बहुत अच्छा एक प्रयोग किया है कि उन्होंने हर जगह पे जो फेस रखा है वो प्रधानमंत्री जी का रखा है। पिछली बार भी ये था कि यही एक नारा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। आप सभी को याद होगा। तो कहीं ना कहीं छवि मैटर करती है और उसी छवि के बेसिस पे मैं ये बोलूंगा कि एक बहुत अच्छी पोजीशन में आज कांग्रेस खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं उनकी वजह से। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार तख्त और ताज उसको नहीं मिल सकता, वो चाहे कितना भी लायक क्यों ना हो। और इतिहास में ऐसे आपको अनेक नायक मिल जाएंगे जो योग्य थे लेकिन चुने नहीं गए। शायद यही कुछ
इस बार होने जा रहा है हमारे गहलोत जी के साथ में। रही बात वसुंधरा राजे जी की, तो निश्चित रूप से वो एक सक्षम एक नेता हैं, लोकप्रिय हैं। हाडोती क्षेत्र की तो वो रानी हैं, सभी उनको प्यार करते हैं, देवी माता की विशेष कृपा है। और पर मेरे को कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि अगर मैं कंपेयर करता हूं कहीं ना कहीं पे, तो मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे इस बार हमें बीजेपी का एक नया प्रत्याशी, एक नया सीन देखने को मिल सकता है। ठीक है गिरीश जी, सचिन पायलट पर भी मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पर लेना चाहूंगी वक्त। सचिन पायलट के बारे में आप जरा बता दीजिए। देखिए, पायलट जी के बारे में जैसे अभी हमारे मित्र जो मेरे साथ में बैठे हैं उन्होंने काफी कुछ बताया है। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से अभी समय उनका इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जो शुक्र दशम भाव में जो उन्होंने बताया है उसको देख करके मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर। और मेरे को लगता है कि वो बहुत सालों से जो चीज करने वाले थे, शायद उनका वो रूप अब आपको देखने को मिल जाए जी। और ऐसा होगा ये निश्चित है। ये तो बड़ा ट्विस्ट बता रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तो ग्रह है। बिल्कुल, और ये आपको जल्दी मिलेगा देखने को। हो रही है कि बीजेपी जो है उसके सितारे बुलंद हैं। हो सकता है कि बीजेपी बहुमत के साथ आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सचिन पायलट के सितारे यहाँ पर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जो वो करना चाह रहे थे वो अब कर सकते हैं आगे। ये आपने चौंकाने देखिए, राजनीति जो है ना वो अवसरवाद राजनीति है, वो अपॉर्चुनिटी का नाम है। और अपॉर्चुनिटी कभी भी कहीं भी किसी के साथ में भी आ सकती है। मतलब गिरीश जी, इस बार राजस्थान में अवसरवादी राजनीति भी देखने को मिल सकती है। मेरे को लगता है मिल सकती है। बिल्कुल अंकुर, ऐसे में हम जब तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक नाम आ रहा है मंत्री शांति धारीवाल का, क्योंकि राजस्थान में जितनी बार भी नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, उतनी बार जिक्र हुआ है शांति धारीवाल के नाम का। तो ऐसे में आचार्य घनश्याम शर्मा जी से जानना चाहूंगी कि सर, शांति धारीवाल के नाम का लगातार जिक्र देखने को मिला, तो इस बार कुंडली क्या कहती है उनकी, क्योंकि जिस तरह से वो चर्चाओं में रहे हैं। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शांति धारीवाल जी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है और बढ़िया राज कर रहे हैं आनंद के साथ। उन्होंने कोई कमी नहीं है उनमें। नाम ही उनका शांति है, धारीवाल जी है। निश्चित रूपेण उनकी विजय भी प्राप्त होगी। सब कुछ ग्रह उनके ठीक है। और प्रश्न कुंडली के अनुसार मिथुन लग्न की कुंडली आ रही है, जो शाम को सब वोटिंग की गिनती हो जाएगी तब शांति धारीवाल जी के कुंभ राशि में शनि लग्न में ही विराजमान है। निश्चित रूपेण त्रिकोणस्थ का फायदा अवश्य मिलेगा इनको, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण पर भाग्य स्थान पर विराजमान है मिथुन लग्न की कुंडली में जी। इसका ये मतलब हुआ कि शांति धारीवाल जी को सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन विशेष करके जो कांग्रेस को अगर फायदा मिलता है तो वो कहीं नजर कम आ रहा है, क्योंकि शनि मूल त्रिकोणस्थ राशि के अनुसार 4th में केतु है, 10th में राहु है। अब ये विजय प्राप्त किसको दिलाता है? बीजेपी मानी वृषभ राशि है वैसे तो मिथुन लग्न की कुंडली में वृषभ राशि मानी शुक्र का प्रभाव स्वयं की राशि में गोचर में चल रहा है जी। और मंगल स्वयं की वृश्चिक राशि में आदित्य योग का निर्माण कर रहा है, गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। तो जो मोदी जी की कुंडली है वो ही सुबह की कुंडली आ रही है गोचर में प्रातःकाल की जी। और शुक्र स्वराशि का आ रहा है, तो निश्चित रूपेण एकादश का फायदा इनको मिलेगा, त्रिकोण का भी मिलेगा। लेकिन सत्ता में कहीं न कहीं कुछ कमजोरियां, पार्टी की विशेषताएं, अवस्थाएं, ये अलग चीज है। इनको वैसे बहुत सफलता मिलने के चांस है। सबसे पहले एक और बताऊं मैं आपको बात, क्योंकि 10th के एरियर में शाम की 7 बजे की कुंडली देखते हैं तो लगभग सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हाँ। और 10th राहु में जुपिटर तो बैठा है 11th हाउस में, 10th में राहु बैठा, तो ये सफलता दिलाता है वृषभ राशि को, यानी बीजेपी को पलड़ा भारी अवश्य हो गया। एक बार फिर से बीजेपी का पलड़ा भारी यहाँ पर घनश्याम जी बताते हैं और इनको भी फायदा अवश्य होगा। ठीक है विनोद जी आपके पास आऊंगे। देखिए यहाँ पर बात हुई है शांति धारीवाल की। अब मैं एक और कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं उनको लेकर मैं बात करना चाहूंगी। जो सीएम फेसेस के संभावित चेहरे नजर आ रहे हैं उनके बारे में हम एक बार जरा जान लेते हैं आपसे। इधर
बात की जाए तो देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो बीजेपी के तौर पर बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। साथ के साथ में दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है सीपी जोशी, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा उन्हें पावर दी गई है बीजेपी की तरफ से। अगर इन दोनों को देखते हैं और साथ के साथ मैं कांग्रेस के सीपी जोशी जो है विधानसभा अध्यक्ष है उनकी भी बात कर लेती हूँ। दोनों सीपी जोशी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तीनों की मैं बात कर लेती हूँ आपसे। तीनों के जरा सितारे बता दीजिए, क्योंकि सीएम का संभावित ये फेस नजर आ रहा है इस वक्त जिनको लेकर चर्चा है। देखिए, आपने जो अभी बहुत अच्छे प्रश्न किए, मैं सभी की थोड़ी थोड़ी विवेचना करता हूं। पहले जैसे यहाँ एक तो अभी जिस तरह के ग्रह योगों के आधार पर इनमें से कौन सीएम बनेगा ये प्रिडिक्शन करने की कोई थ्योरी होती नहीं है, पर वैसे अभी जो जिन जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है इन सबसे अलग हटकर के भी कोई नया चेहरा आ सकता है जिसके मुख्यमंत्री बनने के ग्रह और हमारी नजरों में नहीं है। तो अभी क्या है, पर इतना जरूर है कि अभी का ये चुनाव बहुत ही विशेष है। और जहां पहले आपने सचिन पायलट साहब की बात करी थी, एक ग्रहयोग होते हैं कि कई बार हवाई जहाज का इंजन अगर ट्रैक्टर में लगा दिया जाए तो न तो वो उड़ पाएगा न हल जोत पाएगा। तो वैसे ही सचिन पायलट साहब के बहुत अच्छे ग्रह थे और हैं, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन है क्या, वो केंद्र की राजनीति में तो सफल हो सकते हैं लेकिन प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व नहीं ले पाएंगे। वो अगर केंद्र में जाए तो चाहे प्रधानमंत्री बन जाए पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अभी मुख्यमंत्री का अन्य भी भाजपा के लोगों के साथ में प्रश्न है, कांग्रेस के तो क्या हल होंगे कि अभी जितने भी दिग्गज मंत्री हैं उनमें से अधिकतम हार जाएंगे, कुछ ही लोग उनमें से जीत के आ पाएंगे। और यहाँ जो मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है उसमें सब अपने अपने मन में लड्डू फोड़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये सबको अपनी एक आशा तो बनाए रखनी चाहिए। सभी योग्य हैं और जो जो आपने अभी नाम लिए उन सबकी कुंडलियां भी हमारे उसमें है, पर उनकी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना करने में मैं विश्वास नहीं करता। पर मुझे ऐसे लगता है कि ये सब लोग बहुत योग्य हैं और योग्य मिलके सब मिलकर के मुख्यमंत्री को सहयोग करेंगे और कोई नया मुख्यमंत्री आएगा और वो इस प्रदेश की उन्नति में बहुत बड़ी योगदान और बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अंकुर, यहाँ पर ये कयास भी लगा दिए गए हैं कि कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, तो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं जो बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं पेशोपेश रहेगी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। 7 संभावित जो चेहरे हैं उन पर भी हमने चर्चा एक बार की थी। और ऐसे में अनुभव जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि इसके अलावा जो तमाम जो नेता हैं, जो बड़े नेता माने जाते हैं, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास का हम जिक्र करें, दिया कुमारी का हम जिक्र करें, गोविंद सिंह डोटासरा का जिक्र करें, तो इस बार इनके सितारे क्या कुछ कहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे किसी परिवार में एक मुखिया मुख्य होता है, वैसे ही किसी भी पार्टी में जो मुखिया होता है वह मुख्य होता है। तो यहां पर अगर हम देश की बात करें तो इस समय देश के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली के बारे में हमारे समस्त विद्वानों ने यहां पर चर्चा करी। उनकी थोड़ी सी चर्चा मैं आपको और कर देता हूं कि इनकी कुंडली में जो इतने बेहतर संयोग हैं, जो सीधे सीएम से पीएम बने, कभी विपक्ष में नहीं बैठे, और आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इनकी इतनी ख्याति है, तो वो किस वजह से है? क्योंकि इनकी कुंडली में गजकेसरी योग तो सभी बताते हैं, लेकिन उसके अलावा रोचक योग, महालक्ष्मी योग, नीचभंग राजयोग, कुलदीपक योग, केदार योग, कल्पद्रुम योग, शंख योग, और सबसे बड़ी बात अखंड साम्राज्य का योग इनकी कुंडली में बन रहा है। और जिसकी चर्चा मैं जिस आधार पर कर रहा हूं, इसी के आधार पर इस देश के प्रमुख ज्योतिषी इसी कुंडली के आधार पर करते हैं, और यह बात उन्होंने सिद्ध भी करके दिखाई है। और रही बात आपने अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जी की करी, दिया कुमारी जी की करी, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं एकदम क्लियर कि दिया कुमारी जी अपनी सीट से जीत रही हैं और प्रताप सिंह जी के भी अपनी सीट से जीतने के पूरे चांसेस हैं। और बीजेपी की मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी की यहां पर राजस्थान में
120 सीटें आने का पूरा अनुमान है। और बात अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले सीएम के चेहरे को लेकर के भी की, तो वसुंधरा राजे जी की जो कुंडली है उसमें राहु की महादशा 2018 से चल रही है, जिन्होंने आकर के थोड़ा सा उनको परेशान किया, और 2021 तो उनका बहुत ही खराब गया, एक बुरे सपने की तरह गया। लेकिन अगर उनकी कुंडली की अगर मैं ज्योतिष अगर भी चर्चा करूं, उनका पिछले 5 महीने से समय बहुत अच्छा चल रहा है। राजस्थान वीरों की भूमि है और राजस्थान की पहचान, राजस्थान पहचान का मोहताज नहीं है। और अंत में डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही जनार्दन मानी गई है, तो जनता का फैसला जो भी आएगा शिरोधार्य होगा। हमने कयास लगाए हैं, लेकिन जनता का जो फैसला होगा शिरोधार्य जनार्दन मानी गई है। और ऐसे में कल पता चलेगा कि राजस्थान में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल, सियासी ऊंट किस वक्त करवट बैठता है। लेकिन हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जितने भी मेहमान बैठे, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई है, दर्शकों तक पहुंचाई, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहे प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।